Question hour, room 1, question 106. Sir, question 106. Thank you. Let the answer be given. उत्तर पटल पर रखा हुआ है। Supplementary, Sir. please. Sir, before I ask the supplementary, I seek your protection as the answer is incomplete. So the last paragraph, he has just given summary figures, he has not given the breakup. The Honorable Minister has not provided the breakup in the last paragraph, so if he can correct it later. So my first supplementary is, sir, is it true, through you I would like to find out from the Honorable Minister, sir, is it true that although in the answer he has written that the Mineral Exploration Corporation Limited, a PSU under the ministry, has been designated as the nodal agency for carrying out exploration. But a lot of the work has been outsourced to Geological Survey and to a lot of private people also. Those details are also missing in this reply. I would like through you to ask the Honorable Minister if that is correct, and if so, why the details have not been given. माननीय सभापति जी, पिछले दिनों जब MMDR एक्ट परिवर्तन हुआ तो NMT का प्रावधान किया गया था और इसके माध्यम से सरकार की यही मंशा थी कि एक्सप्लोरेशन का काम जो देश में अभी तक अपेक्षित नहीं हुआ, ये निश्चित रूप से अपेक्षित हो सके और इसमें NMT का योगदान हो सके। अभी पिछले दिनों जब एक्ट का क्रियान्वयन प्रारंभ हुआ तो NMT का ढांचा पूरा बन गया है, उसकी गवर्निंग बॉडी बन गई है, मंत्री उसके अध्यक्ष हैं, बाकी राज्यों के मंत्री और भिन्न भिन्न मंत्रालयों के अफसर उसके सदस्य हैं और एक कार्यकारी समिति का भी गठन किया गया है जो सेक्रेटरी माइनिंग की अध्यक्षता में है। अभी फ़िलहाल हम लोग 1-2 बैठक किए हैं जिसमें निश्चित रूप से इस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश हम कर रहे हैं और अभी कोई आउटसोर्स नहीं किया है। सिर्फ MECL भारत सरकार का उपक्रम है और वो एक्सप्लोरेशन की दृष्टि से G2 और G1 के एक्सप्लोरेशन करते हैं। तो हमारी कोशिश है कि चूँकि अब माइंस का ऑक्शन प्रारंभ हो गया है और इसलिए G2 और G1 तक एक्सप्लोरेशन होंगे तो ही माइन ऑक्शन के लिए जा पाएगी, इसलिए MECL को नामित किया है और MECL ने अपना प्रोजेक्ट सबमिट किया है। आज संभवतः एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक है और उसमें वो अनुमोदित होगा तो उस काम को आगे बढ़ाएंगे। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि एक्सप्लोरेशन के काम को बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से इसका बहुत ही कारगर उपयोग है। Sir, although I wanted to details about outsourcing, he has not said because the newspaper report says Geological Survey and other private people. Anyway, sir, my second supplementary is, sir, in the whole answer, there is no mention of Bengal, and as if there is no work happening in, and all the 13 projects that have been approved are not in, none of them are in Bengal. Sir, is it, I would like to know the reasons from him, through you, sir, why Bengal has been ignored and why no project has been approved in Bengal for exploration. Thank you, sir. माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार का किसी राज्य के प्रति अनदेखी करने का कोई भी इरादा न था, न है, न आने वाले कल में होगा। पश्चिम बंगाल में सामान्यतः अधिकतम कोल माइंस है और जब एक्सप्लोरेशन की बात हम लोग करते हैं तो निश्चित रूप से राज्य सरकार को भी शामिल करते हैं और राज्य सरकार जब ये कहती है कि हमारे यहाँ ये G2 और G1 का एक्सप्लोरेशन करना है और ये ब्लॉक वो देते हैं तो MECL को कांटेक्ट करते हैं या सरकार को कांटेक्ट करते हैं, तो हम निश्चित रूप से उस पर विचार करते हैं। अभी पश्चिम बंगाल से इस प्रकार की कोई मांग नहीं आई है, लेकिन NMT का उद्देश्य सभी प्रकार के जो खनिज हैं, गंभीरस्थ हैं और छिपे हुए हैं, उनको बाहर लाना और देश के उपयोग में लाना, यही उद्देश्य है। पश्चिम बंगाल की भी जब बात आएगी तो निश्चित रूप से सरकार उस पर विचार करेगी और वैसे भी पिछले बार आपको ध्यान में होगा जब हम लोगों ने रॉयल्टी बढ़ाई थी तो उससे पहले जब यूपीए गवर्नमेंट थी तो उस समय रॉयल्टी बढ़ती थी तो पश्चिम बंगाल को उस रॉयल्टी का बढ़ा हुआ हिस्सा इसलिए नहीं मिलता था कि पश्चिम बंगाल ने एक अलग से खनिज कर लगा रखा था।
लेकिन इस बार हम लोगों ने सुनिश्चित किया कि वो कर लगाना राज्य सरकार का अपना अधिकार है, लेकिन अगर केंद्र सरकार किसी भी प्रकार के पैसे की बढ़ोतरी रॉयल्टी में करती है तो उसका लाभ भी पश्चिम बंगाल को मिलना चाहिए। इसलिए मैं सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार का पक्षपात और भेदभाव नहीं है। पश्चिम बंगाल की भी रिक्वेस्ट आएगी तो हम जरूर उसको विचार करेंगे। श्री अजय संचेती। थैंक यू सर। सर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि जो माइंस एक्सप्लोर्ड हैं ऑलरेडी, उसको ऑक्शन करने से सरकार का, इंडस्ट्री का और वर्कर्स का कितना फ़ायदा हुआ है? थैंक यू। माननीय सभापति जी, अभी जब से संशोधित एक्ट का क्रियान्वयन हुआ है तब से 43 माइंस जो हैं वो भिन्न भिन्न राज्यों ने ऑक्शन नोटिस जारी किए हैं और उसमें अभी 6 माइंस का ऑक्शन हुआ है और 6 माइंस में 18,946 करोड़ रुपया राज्य सरकारों को प्राप्त हुआ है और कोल माइंस का अलग है, वो सबके ध्यान में है। श्री प्यारे मोहन महापात्र। From the minister, whether in this centralization of funds, taking 2%, exploration has improved from the previous practice of GSI, Mineral Exploration Corporation doing it from the center, states also using funds for exploration work, and private companies also doing their own exploration. Has it improved in any manner by this centralization? मैं समझता हूँ इससे केंद्रीकरण की बात नहीं है। पहले जो कानून में प्रावधान था कि कोई भी व्यक्ति खनिज संसाधन के लिए आवेदन करता था तो उसको आरपी मिलती थी, वो आरपी करता था तो उसको पीएल मिलती थी और जब पीएल करता था तो फिर एमएल की स्थिति उसकी बनती थी। अब सरकार ने जब कानून में परिवर्तन कर लिया कि आवंटन की दृष्टि से सिर्फ ऑक्शन ही एकमात्र रास्ता है, तो जब ऑक्शन ही एकमात्र रास्ता है तो सामान्यतः हमको ब्लॉक एक्सप्लोर करना ही पड़ेंगे। जीएसआई इस क्षेत्र में और एमईसीएल दोनों भारत सरकार की संस्थाएं हैं, ये दोनों ही एक्सप्लोरेशन की दृष्टि से हमेशा काम किया करती थी। जीएसआई रीजनल एक्सप्लोरेशन करती थी G4, G3 लेवल का, और एमईसीएल डिटेल एक्सप्लोरेशन करती थी। अभी एनएमईटी का जो प्रयोग हम लोगों ने शुरू किया है, इसमें एमईसीएल को फंडिंग करना शुरू किया है और हमारी कोशिश है कि एक्सप्लोरेशन पॉलिसी अगर आ जाए जो प्रक्रियाधीन है और अगर उसमें निजी क्षेत्र के लोग भी एक्सप्लोरेशन में आ जाएं तो समय रहते हम देश के ज़्यादा काम कर सकते हैं। Question 107. क्वेश्चन Let the answer be given. माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर पटल पर रखा। The government targets for 300 million tons steel by the year 2025. The government has imposed safeguard duty on steel import for 3 years and minimum import price for steel. However, the export price of the steel are higher than other countries, make it less competitive. There is a situation of steel surplus. The per capita consumption of the steel is very less in India. Therefore, I would like to know from the minister whether the government proposed to hold talks with the countries affected by Chinese steel dumping, and if so, the details thereof, and if not, the reasons thereof. माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य की चिंता निश्चित रूप से वाजिब है। इस समय इस्पात उद्योग काफ़ी तनाव में चल रहा है। पिछले दिनों सरकार के संज्ञान में यह बात आई है कि चीन, जापान और कोरिया, इनसे निश्चित रूप से आयात बढ़े हैं और आयात बढ़ने के कारण हमारे घरेलू जो इंडस्ट्री है उसको काफ़ी तकलीफ़ हुई है और मुनाफे में बहुत कमी हो रही है और घाटा भी हो रहा है। पिछले दिनों जब ये बात ध्यान में आई
तो निश्चित रूप से सरकार ने यह कोशिश की कि घरेलू जो उद्योग है उसको किसी प्रकार की तकलीफ़ न पहुँचे, इसलिए हम लोगों ने एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगाने के लिए सिफारिश की और वो लगी भी, सेफगार्ड ड्यूटी भी लगाई और अभी मिनिमम इंपोर्ट प्राइस भी हम लोगों ने लगाया है। मैं ये कह सकता हूँ कि मिनिमम इंपोर्ट प्राइस लगने के बाद स्टील इंडस्ट्री तनाव से मुक्त होने की ओर अग्रसर हो रही है और सरकार को निश्चित रूप से इस बात की चिंता है। दूसरा प्रश्न, Whether the government proposed to take any policy initiatives to boost the steel sector of the country for the overall turnaround and to increase domestic consumption of steel, if so, the details thereof. पूर्व से ही चिंतित रही है और नई सरकार बनने के बाद भी हम लोगों ने प्रयत्न प्रारंभ किए हैं। यह अलग पक्ष है कि आज की परिस्थिति में इस्पात का क्षेत्र थोड़ा तनाव में है, लेकिन हमारे देश में जो परिस्थिति है उसमें इस्पात की मांग बढ़ना यह स्वाभाविक है। आज विश्व का अगर प्रति व्यक्ति खपत देखें तो 217 किलोग्राम है और हमारे हिंदुस्तान में ये 59 किलोग्राम है। अभी मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भी और पिछला जो बजट आया है उसके द्वारा भी जो संकेत मिल रहे हैं उसके कारण निश्चित रूप से इस क्षेत्र में काफ़ी बढ़ाव आने वाला है। चाहे वो रेलवे का मामला हो, चाहे पोर्ट का मामला हो, चाहे हाईवेज़ का मामला हो, चाहे आवास का मामला हो, सभी मामलों में स्टील का उपयोग बढ़ेगा। तो निश्चित रूप से स्टील उद्योग को बढ़ावा देने की पूर्व नियोजित योजना है और मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 2 बरस में लगभग हमारे सरकारी उपक्रमों ने और निजी क्षेत्र के जो स्टील प्लांट हैं सब ने मिलकर 8 मिलियन टन की वृद्धि उत्पादन में की है और ये वृद्धि और बढ़े। इसके लिए निजी क्षेत्र के जो लोग हैं वो भी अपना एक्सपांसन करने की योजना बना रहे हैं और हमारे सरकारी उपक्रम हैं जिसमें आपके ध्यान में है कि पिछले बार सेल ने अपना आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण की योजना हाथ में ली थी जिसमें लगभग 61,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट था। उसमें राउरकेला, बर्नपुर, सेलम, दुर्गापुर, बोकारो इन सब का एक्सपांसन का काम पूरा हो गया है। भिलाई का काम थोड़ा सा बचा है जो मुझे लगता है इस वर्ष के अंत तक हो जाएगा। अभी सेल की जो उत्पादन क्षमता है वो 13 मिलियन टन है और ये पूरा विस्तारीकरण होने के बाद और मॉडर्नाइजेशन होने के बाद ये 23 मिलियन टन के आसपास हो जाएगी। इसी प्रकार से RINL में भी 12,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। उनकी उत्पादन क्षमता 3 मिलियन टन थी, 3.0 मिलियन टन थी, जो बढ़कर अब 6.3 मिलियन टन हो गई है और 4,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट और वो करने वाले हैं और कुछ ही दिनों में वो 7.3 मिलियन टन तक जाएंगे और आगे 20 मिलियन तक वो जाएं, इसकी भी योजना है। और भारत सरकार ने 4 SP बनाने की भी योजना बनाई है जिसमें राज्य सरकारों के साथ मिलकर हम 4 प्लांट लगाने के बारे में कार्रवाई कर रहे हैं। एक प्लांट पहले चरण में 3 मिलियन टन का होगा लेकिन उसकी क्षमता बढ़कर 6 मिलियन टन हो जाए, ऐसे लगभग 24 मिलियन टन उत्पादन के प्लांट लगें। इसमें सेल छत्तीसगढ़ में काम कर रहा है, RINL उड़ीसा में काम कर रहा है और NMDC झारखंड और कर्नाटक में काम कर रही है। झारखंड और छत्तीसगढ़ सरकार के साथ MOU हो गया है। कर्नाटक और उड़ीसा सरकार के साथ विचार विमर्श काफ़ी प्रगति पर है। थैंक यू। श्री संजीव कुमार। और आपको पता होगा कि झारखंड जो है आयरन ओर का 26% से ज़्यादा कंट्री को जो कंट्रीब्यूट करता है। उसके अलावा आपका बोकारो स्टील सिटी भी वहीं पर है। और जो क्वेश्चन का जो पार्ट C है, प्रमोशन ऑफ स्टील सेक्टर के विषय में कहा गया है, तो मैं सर आपको ये बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर यदि झारखंड में जहाँ पर आपके स्टील प्लांट हैं और जहाँ से आप आयरन ओर इतना निकालते हैं वहाँ पर लोग जो है सो पानी के लिए बूंद बूंद तरस रहा है, तो आपके हिसाब से ये नहीं लगता है कि वहाँ पर अगर यदि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड से अगर लोगों को पानी पिलाने का व्यवस्था कीजिएगा तो आपका जो है सो इंडस्ट्री उस इलाके में और ज़्यादा फ्लोरिश करेगा, ऐसा आपको नहीं लगता है?
माननीय सभापति जी, यह माननीय सदस्य की चिंता वाजिब है, लेकिन मैं सदस्य को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो भी सरकारी उपक्रम हैं और संभवतः निजी क्षेत्र के भी उपक्रम होंगे, हमेशा कोशिश ये रहती है कि जहाँ प्लांट है और प्लांट के आसपास रहने वाले जो लोग हैं उनके विकास और उनके क्षेत्र के उन्नयन की दृष्टि से ही CSR फंड का उपयोग किया जाए। और मैं समझता हूँ पिछले दिनों स्वच्छता अभियान की दृष्टि से भी, शौचालय बनाने की दृष्टि से भी, ड्रिंकिंग वाटर की दृष्टि से भी काफ़ी काम हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत काम करना बाकी है। मैं आपके माध्यम से सदस्य को यह भी अवगत कराना चाहता हूँ, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक ये मिनरल स्टेट हैं। पिछले दिनों जब MMDR एक्ट को हम लोगों ने परिवर्तन किया तो उसमें डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन भी हम लोगों ने बनाया था और उसके माध्यम से प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना आरंभ हो गई है। उसके निर्देश जारी हो गए हैं, उसके नियम जारी हो गए हैं और हर ज़िले में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन बन गया है। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि पूरे देश से मिनरल स्टेट में इस फाउंडेशन में भिन्न भिन्न ज़िलों में 6,000 करोड़ रुपया आएगा और ये 6,000 करोड़ रुपया सिर्फ माइनिंग से सुन लीजिए जवाब। पूरे सदन का 27 तारीख को मैंने एक दैनिक भास्कर का कॉपी दिखाया था, जहां आपके बोकारो स्टील सिटी में ट्रक से जो पानी निकल रहा था, टपक रहा था, वो डायरेक्ट पी रहे थे। तो जहां पर आपका बोकारो स्टील सिटी जैसा प्रीमियर स्टील प्लांट है और हम लोग प्रमोशन की बात करते हैं, तो मैं बात कर रहा हूं कि उस इलाके में आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड से शुद्ध पानी का व्यवस्था कर सकते हैं कि नहीं, ये मैं पूछ रहा हूँ। माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी बात पूरी कर लूँ फिर सदस्य का भी जवाब देता हूँ। ठीक है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन है, इसमें माननीय सदस्य को अपने कलेक्टर से बात करनी चाहिए। ये जो पैसा है वो सिर्फ उसी व्यक्ति पर खर्च होगा जो खनन से प्रभावित हो रहा है, उसी क्षेत्र पर खर्च होगा, सिर्फ इसी पर फोकस्ड वो राशि है। इससे बहुत सारा काम ड्रिंकिंग वाटर से लेके और शिक्षा और स्वास्थ्य पर हो सकता है, इसका भी उपयोग कर रहे हैं। लेकिन बोकारो स्टील प्लांट के पास अगर पेयजल की प्रॉब्लम है तो मैं प्लांट के लोगों से बात करूंगा, अगर उनके पास CSR फंड है तो निश्चित रूप से प्राथमिकता पर ड्रिंकिंग वाटर के लिए काम करें। श्री वैष्णव परिदा। ये स्टील सेक्टर में जो पोस्को साउथ कोरिया का कंपनी है, जो इंडिया में सबसे बड़ा ये FDI जो इन्वेस्टमेंट का था सवाल था, तो अभी उसका हालत क्या है? ये जो ज़मीन जो लोग दिए थे वो साल भर वो लोग को मिलता नहीं अभी कंपेंसेशन, और स्टील प्लांट में होता नहीं, और उसका क्या फ्यूचर है उस बारे में थोड़ा आलोक डालेंगे, ऐसे मंत्री जी को मेरा अनुरोध है। माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि पॉस्को का कोई भी विषय भारत सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं। थैंक यू। श्री प्रेमचंद गुप्ता। मान्यवर, स्टील प्रोडक्शन और स्टील कंजम्पशन किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को रिफ्लेक्ट करती है। हमारे यहाँ जो स्टील कंजम्पशन है वो दुनिया के बहुत पिछड़े मुल्कों के लेवल के ऊपर में हम लोग खड़े हैं। श्रीमान जी, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर देश में होते हुए, मिनरल होते हुए, और हम अपनी स्टील प्रोडक्शन को बढ़ा नहीं पा रहे हैं, और जो स्टील प्रोडक्शन है उसमें भी आधी कैपेसिटी आज आपकी सिकनेस की तरफ बढ़ रही है। श्रीमान जी, आपने कहा कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम में हम स्टील को कवर किया है और ये किया है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आगे इंग्लैंड में हमारे देश की एक कंपनी इंग्लैंड में एक स्टील प्लांट चलाती थी, और जब उस कंपनी ने कहा कि हम और नहीं चला सकते, तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री अपनी छुट्टियां कैंसिल करके और वापस गया। आप समझ रहे हैं कि इस देश में जो स्टील इंडस्ट्री है उसकी क्या स्थिति है। आधे से ज़्यादा इंडस्ट्री जो है वो सिकनेस की तरफ है, NPA हो रहे हैं और क्लोजर की तरफ जा रही है। आप इसमें खाली एक थ्योरेटिकल रिप्लाई करने की बजाय मंत्री महोदय, आप इसके ऊपर में बैठिए, सोचिए कि कैसे इस इंडस्ट्री को
मजबूत किया जा सकता है, कैसे इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आगे मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो है प्रधानमंत्री जी का बड़ा अच्छा आइडिया है, हम सब उसका सपोर्ट करते हैं। उसके तहत आपने जो बताया है, तो क्या उसमें उसकी वजह से स्टील इंडस्ट्री की कोई प्रोडक्शन या उसमें कंजप्शन में कुछ बढ़ोतरी हुई है? प्लीज स्पेसिफिक रिप्लाई। थैंक यू। माननीय सभापति महोदय, सदस्य की चिंता निश्चित रूप से वाजिब है और उनसे मेरी बात होती रहती है। मैंने पहले ही इस बात को कहा कि स्टील इंडस्ट्री इस समय तनाव के दौर से गुजर रही है और इसको उबारने की दृष्टि से सरकार पूरी तरह सतर्क है और सावधान है। समय रहते जो उपाय हमें करने चाहिए थे वो भी कदम हमने उठाए हैं और आने वाले कल में भी सरकार कदम उठाएगी, इसमें किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं है। और बैठ जाइए गुप्ता जी, सुन लीजिए, सुन लीजिए। मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ और इस तपन जी प्लीज let him spell it out. माननीय सदस्य निश्चित रूप से जानना चाहते हैं कि मेक इन इंडिया के अंतर्गत क्या फ़ायदा हुआ। अभी मेक इन इंडिया के अंतर्गत बहुत सारे जो प्रोजेक्ट हैं वो चालू हो रहे हैं और चालू होने वाले हैं, लेकिन मैंने पूर्व में ये कहा कि पिछले 2 वर्षों में लगभग 8 मिलियन टन का उत्पादन हमारे यहाँ बढ़ा है। यह निश्चित रूप से संकेत अच्छा है और जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार का निवेश बढ़ेगा वैसे वैसे स्टील की मांग बढ़ेगी। स्टील की मांग बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ाने की ओर भी हमको अग्रसर होना पड़ेगा और उसमें लोगों की रुचि बढ़ेगी। प्लीज नहीं तो मान्यवर, थैंक यू। नो मोर सप्लीमेंट्रीज ऑन सप्लीमेंट्रीज। नो, प्रेमचंद जी बैठ जाइए। क्वेश्चन 108 श्री भूपिंदर सिंह। सर, लेट द क्वेश्चन बी आंसर्ड। उत्तर सभापति पर रखा गया है। धन्यवाद चेयरमैन सर। क्वेश्चन पार्ट ए में सरकार ने स्वीकार किया है कि कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा प्रिजनर्स जेल में रह रहे हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक। बी और सी में मैंने कहा था सर, सेपरेट करने के लिए जो कन्विक्टेड हैं एंड अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं उनको अलग उनके लिए व्यवस्था करने के लिए, उसके ऊपर प्रपोजल इज अंडर कंसिडरेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एट प्रेजेंट। नो सच प्रपोजल। तो फ्यूचर में तो प्रपोजल होगी। और सर मैंने जो डी में पूछा था कि इसके ऊपर कमिटी एंड कमीशंस रिफॉर्म के लिए आज तक, मेरे जानकारी के सर क्या ये सच है कि 1983 से लेके अब तक 4 से ज़्यादा ऐसे कमीशन जेल रिफॉर्म के लिए बनाए गए हैं देश में, और उनकी इसमें जो हमने सवाल पूछा था उन लोगों ने भी ये सुझाव दिया था क्या कि महिलाओं के लिए कुछ सुविधाएं और जो जुवेनाइल्स हैं उनके लिए व्यवस्था अलग करने के लिए, और इनके खान पान और जो जिस हिसाब से प्राइस बढ़ रही है उस हिसाब से भी इनको वहाँ पे डाइट देने का व्यवस्था, और अंडर ट्रायल के लिए जो कमीशन 4 जो बिठाई हैं सर, वो कमीशन ने ये सब रिफॉर्म में क्या क्या मुद्दा रिफॉर्म में दिया था और ये कितनी कमीशन, 4 कमीशन से ज़्यादा कमीशन बैठी हैं। उस कमीशन के रिपोर्ट को रिफॉर्म के ऊपर सरकार इसके ऊपर कम से कम ये 2 साल में क्या उसके ऊपर सरकार ने कार्य किया। थैंक यू। सभापति महोदय, टोटल 4 कमेटी थे, उसमें एक तो जस्टिस मुल्ला कमेटी 1983, उसके बाद आर.के. कपूर फॉर्मर डायरेक्टर आईबी 1986 में बिठे थे। उसके बाद महिलाओं के लिए नेशनल एक्सपर्ट कमेटी ऑन वुमेन्स कृष्णा आयर कमेटी 1986, उसके बाद डीजी बीपीआरडी की अध्यक्षता में 2005 में एक नियुक्त की थी। ये सभी कमेटियों ने लगभग 650 के ऊपर सुझाव दिए थे, उसमें से 90% सुझाव राज्यों को हमने भेजा था। 10% जो हमारे पास था उसमें जेल बनाने के लिए 2002 से लेके 2009 तक 1800 करोड़ नई जेल बनाने के लिए हमने दिए थे,
उसमें से 13वें फाइनेंस कमीशन में भी हमने पैसा दिया था। आज तक जितने भी सुझाव आए उनको हम लागू किया है और राज्यों को बार बार हम एडवाइजरी भी देते हैं। और महिलाओं के लिए आपने जो बात बताया तो महिलाओं के लिए भी अलग सुविधा बैरक में रखता है। बच्चा छोटा है तो भी साथ में रखते हैं। उनकी जांच करने के लिए पुलिस में महिला कांस्टेबल रखते हैं। तो पूरी तरह से महिला को ध्यान रखते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न। सर, मैंने कहा था कि 2002 और 9 के बीच 1347.22 करोड़ रुपए 27 राज्यों में आवंटन किए गए जेल के रिफॉर्म के लिए, बिल्डिंगों के लिए। 13th फाइनेंस कमीशन में सर 9 ऐसे राज्यों को पैसे दिए गए थे और जिसमें 13th फाइनेंस कमीशन में 80 करोड़ 402 करोड़ रुपए। मैं स्पेसिफिक जानना चाहता हूं कि जैसे उड़ीसा में हम लोगों ने सर वो पैसा हमको 80 करोड़ ही मिला, 13th फाइनेंस कमीशन का जो कमिटमेंट था वो कंटिन्यू नहीं किया 14th फाइनेंस कमीशन में, और जो काम अधूरे रहे हैं वहाँ, अधूरा काम जो है वो काम को पूरा करने के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से सरकार से कि कम से कम उसको आप वो डिवोल्यूशन में मत डालिए। वो काम जो 13th फाइनेंस कमीशन का था, यहाँ आपने 2015 तक की बात की है और 2014 अप्रैल से 1 से 14th फाइनेंस कमीशन वाज इन फोर्स। तो उसके लिए वो जो पैसा बाकी है उड़ीसा राज्य के लिए और जो दूसरे प्रांतों ने भी काम किया है उनका जो पैसा बाकी है और जो प्रपोजल हमने भेजा है उसके ऊपर आप कब तक वो पैसा आप सरकार को देंगे उड़ीसा के लिए और दूसरे राज्यों के लिए सर? महोदय, मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रिजन की योजना के तहत और 13th फाइनेंस कमीशन में उड़ीसा को हमने 130 करोड़ रुपए दिए थे। बाद में हमारा गृह मंत्रालय ने दूसरे फेज में भी 13,000 करोड़ का डिमांड किया था फाइनेंस कमीशन को, लेकिन 14th फाइनेंस कमीशन ने ये बोला कि राज्यों को 32% से 42% पैसा ज़्यादा दिया है, तो अभी राज्य सरकारें इसमें से पैसा खर्चा करे। अब अभी हमारे पास ऐसा कोई आयोजन नहीं है कि हम ओडिशा को बाकी का पैसा दे सकें। थैंक यू, थैंक यू। श्री दिग्विजय सिंह। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने उत्तर में ये बात स्पष्ट की है कि सभी जेलों में लगभग 100% से ज़्यादा अंडर ट्रायल्स और जो अभियुक्त हैं, जो सज़ा प्राप्त लोग हैं, वो लोग उसमें वहाँ पर भी रह रहे हैं। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि क्या केंद्र सरकार इस बारे में विचार करेगा कि जो अंडर ट्रायल और जो सजा याफ्ता लोग हैं, एक निश्चित उम्र के बाद या कोई एक बीमारी के बाद अगर उनको छोड़ा जा सकता है, तो क्या इस पर केंद्र सरकार इस पर विचार करेगा? सभापति महोदय, कैदियों को जल्दी छोड़ने के लिए एक बार सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किए थे हमको, तो इसलिए हमने CRPC 436 में सुधार लाया और अंडर ट्रायल में जो लोग उनकी सज़ा होती है उससे आधा सज़ा 7 साल की 3 साल 3.5 साल हो जाते हैं, तो हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट जज और 3 आदमी की कमेटी बनाया। हर 15 दिन जेल में जाके जो अंडर ट्रायल है, जिसको मृत्युदंड की सज़ा नहीं हुई है, आजीवन कारावास नहीं है, उसके सिवाय का जो कैदी है उनको हर 15 दिन जाके उनको 7 साल का सजा 3.5 साल हो गया है, तो ऐसे कैदियों को हमने रिहा किया है। मेरे पास लिस्ट है कौन से राज्यों ने कितना रिहा किया, स्टेट वाइज मैं दे सकता हूँ। Would you place the list on the table of the House? Yes, yes. वो इंफॉर्मेशन आप दे दीजिए। I can. श्री गोहिल। सर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1347 करोड़ की ग्रांट सभी 27 राज्यों और यूटी को दी गई है। सर, ये मॉडर्नाइजेशन के लिए ये ग्रांट दी गई है। कई राज्यों ऐसे हैं कि जो फंड लेने के बाद भी ये राज्यों ने मॉडर्नाइजेशन का काम किया नहीं है। तो ऐसे कितने राज्य हैं कि जिन्होंने फंड ले लिया है फिर भी ये राशि वहाँ खर्च नहीं की है और अन्य जगह खर्च कर लिए।
नई जेलों के निर्माण के लिए, उनका रिनोवेशन के लिए, जेल स्टाफ के आवास के लिए और पानी के लिए। इस योजना के अंतर्गत पूरा देश में 128 नई जेल बनी, 1579 बैरक निर्माण हुए, 8770 स्टाफ आवास बना। तो उसका पैसा पूरा यूज हो गया, उसमें से डाइवर्ट नहीं हुआ। उल्टा कई राज्यों ने तो, जैसे ओडिशा ने ज़्यादा खर्चा किया, 130 करोड़ दिया, उससे भी ज़्यादा खर्चा किए थे। ऐसा नहीं है कि खर्चा नहीं हुआ है। श्री शरद यादव। सभापति जी, ये जो भूपेंद्र सिंह जी ने सवाल किया है, उस पर मैं सरकार से आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि ये विकट समस्या आपके पास 169 जो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम है उसने रिकमेंड करके भेजा हुआ, ये जजों की कमी के चलते भी जेलों में ये भीड़ बढ़ी हुई है। आप कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट में, होम मिनिस्टर साहब, आप उसमें कमेटी में हैं। इतने, हाँ हो सकता है कि आजकल ना हो, लेकिन मेरा पुराना अनुभव था इसलिए बोला मैं। लेकिन सभापति जी, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार और होम मिनिस्टर साहब, ये जो जजों का अपॉइंटमेंट है सिरे से ऊपर से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ब्रेकडाउन हो जाता है, देश के 2 संस्था के हेड वहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ एश्योरेंस भी दिया गया, नहीं एश्योरेंस भी दिया गया कि इस मामले को जल्दी से जल्दी निपटाएंगे। यह जजों की जो कमी है वो अकेले यहीं दिल्ली में नहीं है, राज्य सरकारों में भी है, यानी हाई कोर्ट में भी है और लोअर कोर्ट में भी। क्या आप ये जो जेल में भीड़ है, इस भीड़ को कम करने के लिए एक बड़ी चीज़ जो है वो कोर्ट है और उसमें जो केस है वो पेंडिंग है, होम मिनिस्टर साहब से मैं आपके माध्यम से पूछूंगा इस मामले में वो क्या गति लाएंगे और कैसे गति लाएंगे, वो सरकार की तरफ से इसका जवाब दें। सभापति महोदय, शासन के स्तर पर भी और साथ ही साथ जुडिशरी के स्तर पर भी यह प्रयत्न किया जा रहा है कि जो जजेज की संख्या चाहे अपर लेवल पर हो अथवा लोअर लेवल पर, जो इस समय कम है, जितना चाहिए उतनी नहीं है, उसे जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। थैंक यू। क्वेश्चन, सिट डाउन। क्वेश्चन 109 कहाँ है ये बेटे? क्वेश्चनर एब्सेंट, लेट द आंसर बी गिवन। राइट, श्री रापोलो। The contract worker condition in India is pathetic as per the records of the World Labour Organization and other welfare research institutes. Our minimum wage system for the contract worker is complicated and having several rates. It is treated to be 1200 varieties of rates for the contract workers prevalent in India. In China per month, respected chairman, in China per month, the contract worker, the labor is getting $1,661 per month. Even in Indonesia, the contract worker is getting $1,112 per month. In Brazil, average contract worker is getting $4,847 per month, that too per year, 13 months pay, wherein in India it is rated to be just $767 per month, and the workplace facilities are also pathetic and inhuman. As you have mentioned that it is under consideration to fix the wage structure, are you going to take note of the prevalent conditions all across the nation so that to alleviate the condition of the contract workers? Thank you, sir. Regarding the issue of the contract workers, their conditions, our government, led by Narendra Modi ji, we are giving utmost importance for job security, wage security and social security.
in this regard. That's why I have made it very clear in my answer, the two portions. One is regarding the minimum wage. Second one is contract workers. Contract workers is comparing with the other nations. But as far as India is concerned, we are totally in direction with the Supreme Court. And number one, as for the consumer price index and taking into dearness allowance, there are some parameters. With that parameters, we have taken into account and reviewed the situation, because as the honourable member has very clearly mentioned that some of the states wherein which 6,000, 5,000, somewhere 3,500, like that there are lot of variations are there. Keeping in mind this present government, we have thought of, first of all, let us see at least minimum 10,000 rupees for the contract worker. So that's why we have given a notification, and that notification is also already is published, and this draft notification, after this, immediately, now the stakeholders, we have taken concern or opinion of stakeholders, and after this, we are going to take the recommendations, sir. And I am also happy to inform that we are in the process of amending the Minimum Wage Act, because the Minimum Wage Act, which is only now as per our national floor-level minimum wage advisory, unless it is statutory, then only we can go ahead. So that's why, keeping in mind of all these things, our government has gone ahead and have little bit, at least minimum 10,000 rupees should be given to the contract workers. That we have made, sir. Shri Tapan Sen. The thing need to be put in right context. You have given a notification. Please. You have given a notification for amending the rules, which is never enforceable, non-justiciable. You have given a notification 2524 to ensure, as you have told, to ensure a minimum 10,000 rupees per month for contract workers. And in the same rule book, 2525, a provision is there which is in force for last 40 years. Same wage and same work for the contract workers as regular workers. And that rule is in vogue for 40 years and is not implemented anywhere in your country, including your own office at Shram Shakti Bhavan. So you understand, putting something on rule, what does that mean? It does mean for public consumption, sound bites, by actually doing nothing to ensure ease of doing business. What's the question? Will you kindly explain? No, sir, this is the reality, sir. A question, reply is being given in the House, and House is being sought to be misled. Will you kindly explain? Why should you not bring it to the body of the Act to make this 10,000 at least enforceable and also justiciable, and that will be a better deal instead of making such kind of deceiving attempts by changing the rules and giving sound bites that you have done a big thing for the contract workers of the country. Thank you. Will you kindly respond? Regarding the rules which has now, as a senior honourable member has quietly mentioned, that the rules are, we are all following the rules, number one. Number two, this... rule is not for following, sir. But I'm explaining. Please. Let me Why explain. again? Tapanji, please. I'll tell you. Please. Because, sir, after the... So because deliberation is very important one. Two issues which he has mentioned. One is regarding the minimum wage of, it should be as a regular employee. As the regular employees, they are getting lot of wages. And whereas contract workers, they are unable to get the regular workers.
And that is the real point which is stressing it. And at the same time, sir, and regarding this hours of working, the holidays, hours of work, social security, other conditions of service, contract labor shall be same as available to the workmen on the rolls of the municipal employer. Second portion. I am telling you. Please. I am telling you, please. Please let me complete my answer. Please. Let me complete my answer. Mr. Sen, please. So this is the Please, listen to him. Second portion, sir. So further, that's why, sir, it is difficult to get all these contradictions which are there. That's why our government, we are proposed to amend the Minimum Wage Act itself. Okay. Minimum Wage Act also should be amended. For that amendment, our government has come forward already, because as the member knows very well, sir, is a member of our family. And regarding the national floor level minimum wage, you are well aware, only 160 rupees. Even that also they are unable to provide. That is also an advisory one. So that's why we are going to have a Minimum Wage Amendment Act will be amended. That is already interministerial group is over, sir. Now for it has gone to the vetting, and now after that we will go to the cabinet, and then we will come to the legislation. Thank you. Shri Ranga Ramakrishna. No further discussion on this. Please. Please. He is. No. He has taken on board this thing. Let the act come up for amendment. No, that's all right. Mr. Ramakrishna, please. Sir, in 1991, we liberalized entry into the industry, and we completely shut the exit door. And the result is contract labor, which the menace has increased so much today that even in our houses, CPWD, which used to do most of the works earlier, they've subcontracted everything now. The enhancement of wage is no solution. The problem is that they are being exploited. Any time you ask a carpenter, he will come and cry, कि साहब हमें 8,000 रुपया कहा 2,000 रुपये दे रहे हैं. Now the only thing is you have designated bank accounts in which the money should be this thing, and then it should be supervised and checked by the Labour Department. Otherwise, this menace will continue, and I think the sooner we have a rational exit policy, the better. Regarding the payment of wages to the contract workers, that is, first the provision is, that is, mutual understanding was there. For that mutual understanding only, there was not proper accounting to the contract workers. Now some of the states, they have amended, like Maharashtra and some other states they have amended, and now they are getting through the bank accounts. Our government, as I already told you, our prime concern is job security and social security to the workers. And particularly I am concentrating on unorganized workers. Unorganized workers, there are a lot of problems. For them, all these things, now which the rules which I have started now, it will definitely go into a big leap for the workers, and in hope that after the amendment of the Act only, then it can be cleared of some things. Thank you. Question 110. Sir, question 110. Well, you will need to give notice for a discussion on this. Question 110. I appreciate your concern. Sir, doing business. Sir, that's the philosophy. No. Where labor issue is never in a priority. Sir. List of ministries you are discussing, is it there? It is never a priority. That's for you as a member because that will not help in ease of doing Please business. give favor to the contract labor, sir. Please. I think the minister... Little favor to the contract labor, sir. I believe an amendment to the Act is in the To the office. contract labor, sir. Little favor, because they are working भाई as a discussion regular. आप कीजिए ना.
ये क्वेश्चन आवर में डिस्कशन इससे ज्यादा नहीं हो सकता है. क्वेश्चन 110. Sir, question 110, sir. All right. Let the answer be given. Sir, I would like to know from the Honorable Minister the list of these political leaders who got this kind of threats and the leaders whose security has been upgraded or downgraded, sir. Sir, from time to time, there are reports we received about the threat perception, and based on the intelligence inputs about the security of various political leaders of this country across party line. And it is not wise to disclose the entire names as the Honorable Member suggested, but we do have the names, and we have investigated whenever any threat or some kind of serious threat perception is being observed, necessary steps are being taken. So as of now, all the steps are being taken, and wherever it's necessary, security is provided as per the categorized formula. Second question. Sir, as IS terror threat looms large in the world and India is looked at as a soft target, so I would like to know from the government, has the government identified the number of IS activists in India and list of organizations who are active with IS, sir? There are some activities in India being perpetrated by the ISIL, and it is not very alarming situation as some may try to project, because our agencies and our intelligence organizations are alert at the center and the state level also. And there are some cases which has been registered and numbers of arrests also being made. So these are under investigation, so that there's nothing much to worry, because our country is able to contain the threat whatsoever is available from the ISIL. Shri Javed Ali Khan. नहीं, आप पूछ चुके. So. कहना चाहूँगा कि IS एक्टिविटीज़ को लेकर कोई अलार्मिंग सिचुएशन इस समय हमारी कंट्री में नहीं है, और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि इस IS एक्टिविटीज़ हमारे भारत में नहीं बढ़ने पाएंगी, क्योंकि भारत का मुस्लिम समाज, उसको मैं अच्छी तरह जानता हूँ, सारे देशवासी अच्छी तरह परिचित हैं कि भारत के ट्रेडिशंस और भारत के कल्चर्स में इतना वह रचा बसा हुआ है, और साथ ही जो भारत की जो लाइफ वैल्यूज़ हैं, उन लाइफ वैल्यूज़ के प्रति यहाँ का मुस्लिम समाज इतना कमिटेड है कि वह किसी भी सूरत में IS एक्टिविटीज़ को इस देश में फैलने की इजाज़त नहीं दे सकता। थैंक यू. नहीं, बट प्लीज. थैंक यू. जावेद साहब जी. माननीय सभापति जी, जो प्रश्न मैं पूछना चाहता था जी, उसका उत्तर माननीय मंत्री जी ने पहले ही दे दिया, लेकिन मैं अपना प्रश्न जो कर रहा था मैं उसे एक बार दोहराना चाहूंगा जब आपने मुझे ये अवसर दिया है। राज्य चाहे लोकतांत्रिक तरीकों से और चाहे विघटनकारी तरीकों से, यदि धर्म के नाम पर बनाया जाए या उसका प्रयास किया जाए, तो मैं और बाकी ज़्यादातर लोग इस सदन में उसके खिलाफ हैं, चाहे इस्लाम के नाम पर स्टेट बने, चाहे हिंदुइज्म के नाम पर बने। लेकिन ये देखने में आया है कि ऐसे संगठनों को जो धर्म के नाम पर राज्य बनाने की गतिविधि करते हैं, उनको प्रथम दृष्टया समर्थन उसी कम्युनिटी के बीच में हासिल हो जाता है। तो मेरा प्रश्न ये था, जिसका काफ़ी हद तक जवाब माननीय मंत्री जी ने दे दिया, क्या भारत में किसी मुस्लिम संगठन ने, किसी मुस्लिम उलेमा ने, किसी मुस्लिम धर्मगुरु ने या किसी मुस्लिम नेता ने अभी तक IS का समर्थन किया हो, ऐसी कोई जानकारी सरकार के पास है क्या? भी गृह मंत्री जी ने बता भी दिया, और पहले भी मैंने कहा है कि भारत में जो छुटपुट घटना और कुछ लोगों का बहुत छोटी संख्या में जो सामने में देखने को मिला है, जो IS के एक्टिविटीज़ के साथ जुड़ने का प्रयास हुआ और कुछ अरेस्ट भी हुआ। बड़ी संख्या में तो नहीं है, पहले बता चुका, और कोई संगठन जो है इसमें जुड़ा हुआ तो बिल्कुल नहीं है, और मुस्लिम का कोई बड़ा नेता ऑर्गेनाइजेशन तो खुल करके इसको विरोध किया है देश भर में। ये बहुत अच्छी बात है इस देश में। श्री नारायण लाल पंचारिया. धन्यवाद सभापति जी।
माननीय मंत्री महोदय ने अपने जवाब में ये लिखा है कि केंद्र सरकार नेताओं व्यक्तियों के खतरे की आशंका के विश्लेषण के पश्चात सुरक्षा मुहिम कराती है और उसके पश्चात सुरक्षा की आवधिक आधार पर समीक्षा भी करती है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि गत 2 वर्षों में कितने नेताओं की सुरक्षा की समीक्षा करके क्रमशः बहाली, वापसी, अपग्रेड और डाउनग्रेड की गई है। जी, मैंने शुरू में बताया कि एक प्रक्रिया है और ये जो है सरकार तो सिर्फ इसमें एक नीतिगत रूप से ये मानता है कि सुरक्षा सबको मिलना चाहिए। एक प्रक्रिया अधिकारी रूप पर उसको तैयारी पहले से किया हुआ है और जो कैटेगरी 4 में हमने बांटा है उस कैटेगरी 4 में कौन सा किस श्रेणी में आना चाहिए उसका फॉर्मेट रेडीमेड है और थ्रेट परसेप्शन IB से इनपुट्स लाते हैं और स्टेट गवर्नमेंट से भी हम लोग लाते हैं तो मिल करके उसको तैयारी किया जाता है। और इसमें अभी फ़िलहाल 286 Z+, Z, Y और X इस तरह से 286 को हमने सिक्योरिटी दिया हुआ है। और उसके अलावा जो कुछ राज्यों ने भी कुछ सिक्योरिटी के माध्यम से हम लोगों को रिक्वेस्ट किया तो सेंट्रल आर्म फोर्सेस हम लोग इस वक्त 21 लोगों को जो राज्य सरकार ने घोषित किया कि इसको सिक्योरिटी चाहिए उसका हमारे तरफ से केंद्र की तरफ से भी 21 लोगों को सुरक्षा मुहैया किया गया है। श्री गुलाम रसूल बलियावी। जो मैं पूछना चाहता था उसमें बहुत हद तक माननीय मंत्री महोदय ने क्लियर कर दिया है। मैं सिर्फ इतनी बात जानना चाह रहा हूँ कि जैसा कि जवाब माननीय मंत्री महोदय ने दिया कि कुछ लोग ISIs और दिगर जो दहशतगर्द तंजीमें हैं बहुत बराए नाम, तो जो लोग भी पकड़े गए या जो तंजीम भी पकड़ी गई उसमें से कितने व्यक्तियों पर चार्ज फ्रेम हुआ और कितने व्यक्ति ऐसे हैं जिनको अदालतों ने बाइज्जत बरी किया है, इसकी अगर कोई डिटेल दे तो बड़ी कृपा होगी। सर फिलहाल तो 6 केस रजिस्टर्ड किया है, शायद आप लोगों को पहले भी अखबारों के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त हुआ होगा और 6 केस में कई लोगों का अरेस्ट हुआ है। अब क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसको पूरा खुलासा देना तो संभव नहीं है क्योंकि वो ये तो आप अच्छी तरह से पता है कि कोई इन्वेस्टिगेशन का समय सीमा तो हम तय नहीं कर सकता है। ये एक डायनामिक सिचुएशन है लेकिन हम सीरियसली इसको परसू कर रहे हैं और हमारा जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जिन्होंने केस रजिस्टर किया है वो बहुत ही प्रोफेशनली काम कर रहे हैं और किसी इनोसेंट को तंग ना करें और सही तक पहुँचे, जो गलत किया उसको पहुँचे, इस पे बिल्कुल ध्यान दे करके काम कर रहे हैं। क्वेश्चन 111। माननीय सभापति जी, मैं 111 प्रश्न को माननीय मंत्री जी से पूछता हूँ। माननीय सभापति जी, सबसे बड़ी मेरी चिंता ये है कि ये हॉस्पिटल बनके 2 साल 3 महीना हो गया है और लगभग उसके ऊपर 1200 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ऐसा पोटेंशियलिटी 500 बेड का बताया गया है, अभी एक पेशेंट भी उस हॉस्पिटल में नहीं जाता है 2 साल 3 महीने से। बिल्डिंग के कमरे गिर रहे हैं और चीज़ गिर रहे हैं। ऐसे स्थिति में लेबर का जो पैसा है इतनी बड़ी मात्रा में, उनके पैसे से बना हुआ आज का मार्केट वैल्यू में 2000 करोड़ रुपए का लेबर की संपत्ति, एक लेबर को भी काम नहीं आता है तो ये क्या होगा? क्या गुलबर्गा जिले में इतनी लेबर की पोटेंशियलिटी है? ये कृपा करके सरकार बताने की कोशिश करे। Sir, honorable member is asking about the utility of the Gulbarga. Honorable member is asking the utility of the Gulbarga Medical College Hospital. My answer itself I have clearly mentioned. Only this is the Associated Medical College Hospital, number 1. Number 2 is, I have already mentioned, second is, in spite of shortage of IPs, we have permitted non-IPs also, those who are in the sub-areas, we have allowed them. And according to our information available here, sir, we have started this hospital February 2016. And really,
he is very concerned about the cost. Project also, cost also, we spent 1,150 crores and estimated cost is 1,258 crores and remaining by 30th June by 2016 we will complete all remaining infrastructure. But as far as the services to the workers, this Gulbarga region itself, they are the IPs of only 74,500. But as far as this hospital is concerned, now the IPs number is only 27,000. Now, when we have opened it to the non-IPs, now this hospital OPD strength is increased. Now I am hopeful of getting more IPs and non-IPs and IPs beneficiaries family. IPs beneficiaries families are nearly 1 lakh. So that's why there are issues are there. We will concern and sort it out, sir. दूसरा प्रश्न. माननीय सभापति जी, फिर एक बार मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ. वहाँ पर ऑलरेडी देर आर 3 मेडिकल कॉलेजेस आर देयर. किसी भी हॉस्पिटल के अंदर इंक्लूडिंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 40% से पेशेंट का इंटेक नहीं है. ये नया लेबर का हॉस्पिटल बना है, मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन उस प्रदेश में आज उतनी क्षमता नहीं है. या तो फिर आसपास के राज्य से पेशेंट को सारी सुविधा देकर बुलाना पड़ेगा, नहीं है तो इतनी बड़ी मात्रा में खर्च किया हुआ लेबर का पैसा पानी में चले जाएगा. अभी बिल्डिंग गिरना शुरू हो गया है. ये मेरी मन की चिंता का बात है. जिस हॉस्पिटल में रोज 50,000 लोग घूमना चाहिए, आज वहाँ 500 लोग भी नहीं जाते हैं. अभी डेंटल कॉलेज शुरू नहीं हुआ है, नर्सिंग कॉलेज शुरू नहीं हुआ है, हॉस्पिटल का वर्किंग चालू नहीं हुआ है. जब बिल्डिंग यूज नहीं होता है तो बर्बाद होता है. इसको गंभीरता से सरकार ले और किसी न किसी रूप में या नहीं तो और किसी ढंग से इस हॉस्पिटल का ठीक से उपयोग होने की दृष्टि से सरकार काम ले, ये मेरी प्रार्थना है. सर, उन्होंने जो कहा वहाँ की रियली इट इज ए very, very big monumental building, sir. Very big building and very beautiful construction is there. Strong construction is there. Regarding this medical college, we are running hospital. Number 2, we are running other 3 courses. One is nursing college and second one is dental college and third one is paramedical college. As far as is concerned is regarding the dental college, we are going to start in 16-17 and already the process is started. Nursing college, we are this year already it is started, but number has come less. This year we are expecting 50 as per the strength they will be recruited. Paramedical also we are going to start it. By using of all these 3 institutions and hospital and other medical college facilities, definitely we are hopeful. And all the faculty and other services, recruitment and equipment, everything is now well equipped, sir. Thank you. Now definitely I am hopeful because medical services are primarily necessary and that also is a backward area. I will see that all necessary instruction will be given, all will be taken into action. Thank you. Shri Rapolo. Chairman, I request pray for a correction to my earlier question before asking my question. No, ask the now supplementary. worker average wage in India was $167 we are on a instead different of question now. $767, sir. And respected Chairman, sir, Employees State Insurance Corporation is the cash-rich corporation accumulated with the contributions of the sweating industrious Indians, and ESI hospital is only the source. Whether the government is contemplating to enhance the ESI hospitals to the status of super specialty hospitals along with the medical colleges, only then they can survive and it can cater to the industrial class. I would like to know from the minister. Thank you, sir. Honorable member, whatever suggestion he has already given, that is process is on. Even for Gulbarga also, the super specialty hospital by PPP mode, we are going to start it, and even in Sanat Nagar Medical College, which is to be started this year, already we are having
super specialty treatment in that. And regarding the other services, the Question are secondary over. services, that will be given. Thank you. House is adjourned till 2 p.m.